फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप पोल में जवाब देंगे मस्त तरीके से और समझेंगे। देखो एक एक क्वेश्चन सीटेट में फिक्स्ड हैं चीजें, कि जो क्वेश्चंस हैं वो फिक्स्ड है। मान लीजिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट से आएंगे तो वो आएंगे। तो ये जरूरी है कि जब हम 30 क्वेश्चन का सेट लगाएं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमें कितना आता है और कहां हमें समझने की जरूरत है चीजों को। तो पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। डायरेक्शन यानी दिशा कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत। ठीक, मैथ्स में पढ़ते थे ना, वो लंब कहते थे हिंदी में और लॉन्गिट्यूड कहते थे हम इंग्लिश में, यानी स्ट्रेट लाइन है। ठीक, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, यानी विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? तो 48% लोग फटाफट से जवाब दे पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया ये तो प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाएगा, है ना। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, कितने परसेंट लोग जो सी ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसे भी खतरनाक लोग हमारे पास हैं। और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, टेंशन मत लो, अभी सेशंस का पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है परसों से ही। ठीक, मंडे से एकदम चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन से हटके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, 40% लोग सी कह रहे हैं, 46% लोग हैं जो बाकी को तो हटा ही देते हैं। इन लोगों को तो पता नहीं कहाँ ही जगह मिलेगी। बट अगर हम बात करें, है ना, 46% और 40% ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। इतनी जल्दी क्यों है जवाब देने की, है ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कंफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल लिखा हुआ है यानी लंबवत। लंबवत का मतलब क्या है? हेड टू टो, सर से पैर की ओर। बहुत बार बताया, जब भी सेफेलोकॉर्डल, हमें ना आंसर देने की जल्दी होती है एट टाइम्स, तो जो भी बातें मैं एक्स्ट्रा में करती हूँ कई लोग वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो ठीक है, बस हमने आंसर पहले लगा दिया, सही है कि गलत ये देख ले, बाकी सब भूल जाते हैं। तो आंसर जो है इसका वो ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडिनल यानी सेफेलोकॉर्डल कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि सेफेलोकॉर्डल को हम हेड टू टो कहते हैं। देखिए विकास की डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो 2 दिशाएं हैं, एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल और दूसरा है सेफेलोकॉर्डल। पीसी से याद रख सकते हैं, पीसी बोले तो प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल भी नहीं, है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल मतलब यहां पे वैसे होते होंगे। ठीक, तो शीर्षगामी यानी सर से पैर की ओर। भाई ये तो वैसे ही समीप से दूर जाएगा, तो ये कहां से, ये तो ऐसे वर्क करेगा, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी। जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, सेफेलोकॉर्डल सर से पैर की ओर जाता है। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे कि 60% आंसर हम पहले ही क्वेश्चन में गलत दे दें। ऐसे तो आंसू आ गए मेरे देख करके पोल। आज मैंने लॉगिन कर लिया तो मुझे साफ साफ दिखेगा कितने % लोग कौन सा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको समझते हैं। इस पे एक क्वेश्चन निश्चित है, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आता है, यानी विकास के जो सिद्धांत है उनमें से एक सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का सिद्धांत। इस दिशा के सिद्धांत में 2 दिशाएं होती हैं। पहली दिशा है आपकी सेफेलोकॉर्डल, यानी किसी को भी पहली मान लीजिए, और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल को हिंदी में समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं और सेफेलोकॉर्डल को सिरोध पदोन्मुखी या अधोमुखी कहते हैं। ठीक है ना। ये जो सेफेलोकॉर्डल है, सेफेलोकॉर्डल बोले तो हेड टू, इसकी जो दिशा है वो रहेगी हेड टू टो, यानी सर से पैर के अंगूठे तक, हेड टू टो। ठीक, इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है ना, इसीलिए इसको लंबवत बोल रहे हैं हम। ठीक, कि पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं धड़ संभालना सीखेगा, फिर पैरों पे कंट्रोल आएगा, यानी सर से पैर की ओर विकास की दिशा चलती है। ये हमें पता भी है, बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, सर से पैर की ओर जा रहा है विकास। ये सेफेलोकॉर्डल या सिरोध पदोन्मुखी। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी यानी आपका हेड, तो हेड से टो तक जाने वाला विकास। सेफेल से याद रख लेना, सेफेल मतलब हेड, हेड मतलब लॉन्गिट्यूड, लंबवत, सर से पैर की ओर। समझ पा रहे हैं सरकार कि नहीं? बता दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हिंदी में अधोमुखी लिखा हुआ है। अच्छा देखो, हिंदी में अगेन मैं सेम बात कहूंगी, हिंदी में कई बार स्पेशली सीडीपी में ऐसा होता है कि लोग या तो गलतियां करते हैं और गलतियां नहीं करते हैं, तो एक चीज के 2 से अधिक नाम हैं, जबकि इंग्लिश में सेफेलो को सेफेलोकॉर्डल ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। तो उस केस में कोशिश कीजिए, इंग्लिश वाली साइड पेपर में इस बार इन्होंने खूब गलतियां की हैं। चलो मान लिया आपकी गलती उतनी नहीं थी, हिंदी में गलत लिखा हुआ था, लेकिन इसको वो लोग गलत नहीं मानेंगे। कौन? सीबीएसई वाले या कोई भी एग्जाम वाले। तो आपको इंग्लिश वाला केस जरूर देख लेना है, क्योंकि इंग्लिश को फाइनल माना जाता है हर एग्जाम में। तो इंग्लिश वाला केस जब आप पेपर दे रहे होंगे तो वो बाइलिंगुअल करके पलट के देख लेना है, मीडियम चेंज करके। प्रॉक्सिमो डिस्टल की जब हम बात कर रहे हैं, इसके कई नाम है, कोई समीपस्थ दूरस्थ कहेगा, कोई अभी अधोमुखी मिलेगा किसी किताब में, किसी में कुछ मिलेगा, मल्टीपल नाम है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है? सेंटर से, ये है सेंटर आपका हार्ट, आपका स्पाइनल कॉर्ड, बाहर की ओर आपकी आर्म्स और लेग्स की तरफ ये जाएगा डेवलपमेंट। इसको नियर टू फार भी कहते हैं हम,
मैं वही कहूं, मुझे चक्कर आ गए, मैंने कहा मैं ये रोज डिस्कस करती हूँ, इतनी गलती आप कैसे कर सकते हैं, है ना। केंद्र से सीमाओं की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर, सीमाएं कौन सी हैं आपके शरीर की, सीमाएं है, ये जनरल टू स्पेसिफिक वाला भी है, ग्रॉस टू फाइन जो हम रोज पढ़ते हैं ना, कि एक बच्चा है जो पहले बॉल पकड़ना सीख जाता है, बाद में पेन पकड़ना सीखता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल ही आता है वहां पे भी, या जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, या फिर एक और तीसरी चीज है ग्रॉस टू फाइन यानी स्थूल से गतिक। तो ये सब चीजें आपस में रिलेट होती हैं, ठीक। नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी यानी सीमाओं की ओर। सीमाएं क्या है बॉडी की, ये जो उंगलियां हैं ये सीमाएं हैं, है ना। सेंटर क्या है, पहले यहां शोल्डर्स पे कंट्रोल आया, फिर आर्म्स पर आया, फिर जाकर के आपके हाथों पर आया, और हाथों के बाद जब हाथों से चीजें पकड़ने लगे फिर आप फिंगर्स पे आपका कंट्रोल आया। तो यानी ये जो फिंगर्स क्या है, एक्सट्रीमिटीज है हमारी बॉडी की, ठीक। जो भी बाहरी हिस्सा है, जैसे पैर की भी फिंगर्स हो गई, हाथ की हो गई, जो भी बॉडी के बाहरी क्षेत्र है हमारा, तो ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मान लिया इसमें हिंदी में गलती थी इसलिए आप लोगों ने गड़बड़ की, मैं भी तो कहूँ इतना आसान क्वेश्चन और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट कंसिडर चाइल्डहुड। देखिए चाइल्डहुड को कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट यानी समकालीन सिद्धांतवादी बचपन को क्या मानते हैं, ये नई तरह का क्वेश्चन है जो 2019 से आना शुरू हुआ है, और इसमें कई लोगों ने बहुत गलतियां की हैं, गलत पढ़ाया भी है। जो अपने आप को बिल्कुल विद्वान से कम नहीं समझते लोग इंटरनेट पे, उन लोगों ने भी गलत पढ़ाया है इसको, है ना। जिनकी ईगो इतनी बड़ी है कि वो टीचर नहीं है, वो बस चाणक्य मानते हैं अपने आप को, है ना। चाणक्य समझ रहे हो ना, कि अपने आप में खतरनाक मामला है, बट ये काम हमारा तो है नहीं। अब मैं तो ये कभी करती नहीं हूँ, किसी को गलत किसी को सही, क्या फायदा है। लेकिन बड़े दुख की बात है ये, है ना, क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई गलतियां नहीं है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट कंसिडर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को क्या मानते हैं, तो एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, एज अ scared period in all cultures, as a period of great stress and anxiety, as a period of development till the age of puberty, यानी प्यूबर्टी की एज तक ही होता है चाइल्डहुड। जी नहीं, ये बात हमने कई बार डिस्कस की है कि जो चाइल्डहुड है वो एक सामाजिक संरचना है, ऐसा सोशियो कल्चरल थियोरिस्ट मानेंगे समकालीन लोग। कि अगेन वही एग्जांपल, आपके घर का 5 साल का बच्चा अपने आप हाथ में दूध नहीं लेता, आप दूध गर्म नहीं कर सकता, आप उसको हाथ में देते हैं। और जब आप रोड पे देखते हैं कई बार, तो एक बच्चा जो 5 साल का है, 7 साल का है, वो बलून बेच करके जीवन भी चला रहा है, दौड़ करके बस में भी चढ़ जाता है। मतलब बचपन तो उसका भी है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिभाषा बदल रही है बचपन की। तो बचपन जो है, अगर हम कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, स्टेज थियरिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो फिक्स्ड एजेस में बांट दिया है हमने, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ये कैमरा छेड़ा है क्या तुमने, ओके। अगर हम बात करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, यानी प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डुई को याद कर लीजिए, जैसे ही प्रगतिशील शिक्षा दिखे और जॉन डुई को याद करते एक लाइन याद आएगी, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। समझ पा रहे हैं, करके सीखना। बताइएगा एक बार। आज से स्टार्ट किया है, दोनों एग्जाम हो जाएंगे शालू, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, है ना, हो जाएंगे। लेक्चर खुशी खुशी करना है, बहुत सारा काम करेंगे हम लोग, एकदम मस्त और जबरदस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा की, तो ये रिस्पेक्ट करती है डाइवर्सिटी को, यानी विविधताओं को सम्मान करती है, और कहती है लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, जो कि बात सही लग रही है। फिर आता है इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई कोई भी शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड तो नहीं कहलाएगी यदि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ही इग्नोर कर दे कि लोगों में अंतर पाया जाता है, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, अगर हो जाएंगे तो रोबोट्स हो जाएंगे, सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, आइडियाज अलग अलग होते हैं। यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, यानी मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड ग्रुपिंग, फिक्स्ड ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं करनी, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। फिक्स्ड की जगह डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो, ना कि फिक्स्ड ग्रुपिंग यानी सेम तरह के बच्चों को एक ग्रुप में हम डालते हैं। तो विविधताओं का सम्मान करना है, इसी को हम प्रगतिशील शिक्षा कह रहे हैं, कि बच्चों में जो अंतर है हम उसको रिस्पेक्ट कर पाए। सही है। पोल कहाँ गया इतनी देर से, पहले हटा दिया, इतनी क्या जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। तो 78% आंसर्स आपने इसमें सही किए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। द बेसिक अजम्पशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बाल केंद्रित
शिक्षा। दो तरह की पेडागोजी है, एक है टीचर सेंटर्ड, यानी एक मेथोडोलॉजी है जो हम अपनाते आए हैं टीचर सेंटर्ड, जहां टीचर की चलती है, और एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड, जहां बच्चों को ध्यान में रख के, मैं साइड हो जाती हूँ, बच्चों को ध्यान में रख करके करिकुलम बनाया जाएगा। तो बताइएगा फटाफट से कौन सा जवाब यहां सही होगा, आंसर कीजिएगा। गुड इवनिंग मैम, I qualified both CTET paper 1 in first attempt only because of you. Thank you so much. You are amazing. आप हमेशा ऐसे ही अच्छा करते रहें। Thank you so much श्रद्धा। हाँ, आज बहुत बेहतर महसूस नहीं हो रहा है, बट यही है कि अभी एग्जाम जब तक है तो चाहे कुछ भी हो जाए, यूट्यूब पे छुट्टी आपकी संडे को ही हो हद से हद, है ना, उसमें भी संडे वार्ता होती है। देखिएगा, अगर हम बात करें द बेसिक अजम्पशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बच्चों को केंद्र में रखने वाला जो शिक्षा शास्त्र है, उसका बेसिक अजम्पशन क्या है, बुनियादी मान्यता क्या है। पहला ऑप्शन है द बेस्ट वे टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न इज थ्रू यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देखो, ये बिहेवियरिस्ट लोग मानते हैं ये अच्छा तरीका नहीं माना जाता कि या तो पनिशमेंट से डरा करके या रिवॉर्ड का लालच देके पढ़ाओ। जी नहीं, ये बंद कर देना यार, आंखों में चुभ रहा है। ठीक। बी ऑप्शन है द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल टीचिंग। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है, जहां बच्चा सेंटर में है, जहां पर भी बच्चा सेंटर में होगा उसको ध्यान में रखेंगे, वो ऑप्शन बेस्ट है जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है। ठीक, जहां बच्चे की भलाई की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन हमें ऐसा ही नजर आ रहा है। अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव, बच्चों के एक्सपीरियंस सबसे ऊपर है, जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट है। ठीक, तो अगर हम बात करें अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल करना, यानी जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे बच्चा दुनिया को देखता है ना, वैसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जो उनसे कनेक्ट कर पाए, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर भी सी और डी देखेंगे। लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंट। कंट्रोल एनवायरमेंट का नहीं है, बच्चों के अनुसार चीजें बनेंगी, जब ही चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं हम। लर्निंग एनवायरमेंट को कंट्रोल किया जाएगा, ना कि एनवायरमेंट आपको कंट्रोल करेगा। लर्निंग नीड्स टू बी सोनली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो गई फिर तो ये। तो हमें चाहिए जो बच्चों को सेंटर में रखा जाए, वहीं बी ऑप्शन में ही बच्चा एक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। आसान सवाल हैं, इतने मुश्किल नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज। एक क्वेश्चन इस पे भी निश्चित रूप से आना ही है, सेकेंडरी और प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के प्राथमिक और द्वितीयक कारक। ठीक है, पोल वाली दीदी मेरा क्वेश्चन है, संध्या पोल वाली दीदी से क्वेश्चन पूछ लेना, आज हम थोड़े से सीरियस मूड में हैं, है ना। पोल वाली दीदी बताएंगी, लास्ट में बताएंगी क्वेश्चन। ठीक है, पूछ लो इनसे जो पूछना है, अभी पढ़ाई करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, डैश और डैश सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, बताइएगा एक बार। भाई स्कूल तो सेकेंडरी होती है, ठीक, फैमिली सेकेंडरी नहीं हो सकती, फैमिली हमेशा प्राइमरी होगी, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। एस फॉर स्कूल, एस फॉर सेकेंडरी, तो एस यानी सेकेंडरी क्या है, स्कूल, स्कूल क्या है, सेकेंडरी यानी गॉड है। फैमिली क्या है, फैमिली है आपकी प्राइमरी। ठीक, बाकी किसी में भी कंफ्यूजन हो सकती है, इन दोनों में बिल्कुल नहीं रखनी। फैमिली ये तो प्राइमरी हो गई, हमसे सेकेंडरी पूछा है। मास मीडिया हालांकि सेकेंडरी होगा, लेकिन आंसर सही नहीं हो सकता। रिलीजन और फैमिली हम कह सकते हैं, जहां फैमिली है तो वहां ये प्राइमरी होगा ही होगा। रिलीजन को आप कई बार सेकेंडरी में भी देखेंगे। स्कूल और मीडिया 100% सेकेंडरी होंगे, इतनी बात निश्चित है। आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं 65% लोग, कि विद्यालय और जनसंचार जो मास मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, मीडिया है बेसिकली, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो टीवी है या अदर चीजें हैं, तो स्कूल और मीडिया सेकेंडरी में जाएंगे, गौड़ कारक होंगे। ठीक, प्राइमरी कारक में परिवार आता है, जो शुरुआत के आपके 3 साल तक, या मतलब सबसे पहले जो आपका आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, आप समाज के नियम कायदे कानून वहीं से सीख रहे हैं, कहां से, परिवार से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे के अनुसार एट विच स्टेज चाइल्ड डेवलप्स हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी पियाजे के अनुसार बच्चा किस स्तर पर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है बच्चे में। एंड साइंटिफिक थिंकिंग बिगिंस, यानी वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन। जब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये इतना बड़ा शब्द है अपने आप में कि बच्चा हाइपोथेसाइज कर पाए, फिर डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्शन करके किसी एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए। साइंटिस्ट में, इकोनॉमिस्ट में, इन लोगों में ये क्षमता पाई जाती है। और लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, जब फिजिक्स वगैरह बच्चा समझ रहा है अच्छे से, है ना। तो कहां से शुरुआत हो रही है इस बात की, इसकी शुरुआत हो रही है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, हाइपोथेटिको जहां आ गया और साइंटिफिक थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर्स के बाद आएगी, 11 एंड अबव। अगर बात होती सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग की, अगर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी लिखा हो तो भी आंसर यही होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक,
क्योंकि साइंटिफिक थिंकिंग या डिडक्टिव रीजनिंग में कल्पना लगेगी, जो चीजें आपके सामने नहीं है। दो तरह की चीजें, एक कॉन्क्रीट जिनको आप टच और फील कर सकते हैं, जैसे ये फोन क्या है, कॉन्क्रीट है, लेकिन हमारे विचार क्या हो सकते हैं, कई बार अमूर्त हो सकते हैं जब तक उनको इंप्लीमेंट ना किया जाए, ठीक, जिनको टच और फील नहीं किया, टच तो नहीं किया जा सकता एटलीस्ट अमूर्त में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, है ना, अपने हिसाब से देख लिया करो, है ना, हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फैक्टर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 तत्व पियाजे के अनुसार, ये 4 स्टेजेस नहीं है ना, ये सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल वाला क्वेश्चन नहीं है। वो तो अच्छा है कि इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं तो कई लोग तो लगा ही देते, है ना। ये 4 स्टेजेस की बात नहीं हो रही, 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है पियाजे की थियरी में। शायद अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, यूट्यूब पे भी मैंने कराया हुआ है, 4 फैक्टर्स कौन से होते हैं, 4 स्टेजेस अलग हैं, 4 फैक्टर्स अलग हैं पियाजे की थियरी में। पहले 4 फैक्टर्स दिए गए, उसके बाद स्टेजेस की बात होती है, ठीक। नहीं तो जनरली हम पढ़ते, ज्यादातर किताबों में भी एलिमेंट्स की बात नहीं होती, बट एलिमेंट्स पहले हैं, बाद में कुछ और है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं सरकार? 22,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, और बहुत ही दुख की बात है कि आज मेरी एनर्जी वैसी नहीं है जैसी नॉर्मल डेज में होती है, बट कल से हम बिल्कुल उसी मूड में पढ़ेंगे जिसमें रोज पढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें 4 फैक्टर्स की, याद आ रहा है कुछ? MESE एक निमोनिक मैंने आपको दिया हुआ है, MESE, ये 4 फैक्टर्स हैं। और अगर स्टेजेस की बात करूं तो SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक। S फॉर स्टेजेस, S फॉर SPCF, ठीक। तो ये स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो MESE हैं। अभी देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। 62% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। मैचुरेशन, बिल्कुल, M फॉर मैचुरेशन। E फॉर एक्सपीरियंस या एक्टिविटी कह सकते हैं, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, ये चारों ही बातें सही लग रही हैं। फिर भी देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रेशन का ही पार्ट है ना। इक्विलिब्रेशन चलो ठीक है, अडेप्टेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन साथ में ही आ जाएंगे। कल्चरल टूल्स की बात इन्होंने नहीं की, सोशल इंटरेक्शन ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग की बात नहीं की, लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तो बात करेंगे ही नहीं पियाजे। तो एकमात्र परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलन, ठीक, ये हैं आपके 4 एलिमेंट्स। तो इसको एक बार हम लिख लेंगे यहां, MESE, ये 4 फैक्टर्स हैं। इसको आप, क्योंकि सीटेट एक्सपीरियंस की जगह एक्टिविटी ही लिखता है, हालांकि ये हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपीरियंस को एक्टिविटी भी कह सकते हैं, मेज से याद रख सकते हैं। ये MESE को चेंज कर लीजिएगा, मेज, क्योंकि एक वर्ड मीनिंगफुल है, याद रहेगा। मेज वो वाला मेज नहीं है, भूल भुलैया वाला, बट ये मेज है, MASE, ठीक। M फॉर मैचुरेशन, यानी परिपक्वता, यानी जो आपका डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी से, मैचुरेशन किससे जुड़ी हुई चीज है? हेरिडिटी से, आपकी आनुवंशिकता से, आपके जेनेटिक्स से। पियाजे कहते हैं जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, तभी वो स्टेज के अकॉर्डिंग सीखने की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं E की। E को एक्सपीरियंस भी कहते हैं, या फिर हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं, MESE, यानी अनुभव। बच्चा जो दुनिया में अनुभव करेगा, उससे उसका संज्ञानात्मक विकास विकसित होगा। अनुभव को हम एक्टिविटी या क्रिया करना भी कहेंगे, जो वो दुनिया में अनुभव करेगा। फिर आता है S फॉर सोशल एक्सपीरियंस, यानी समाज में जो वो अनुभव लेगा। वाइगॉस्की कह रहे हैं समाज में जो इंटरैक्ट करके सीखेगा। इन्होंने भी समाज को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया, बट ये कह रहे हैं बच्चे का अनुभव मैटर करता है, ये नहीं कि समाज क्या कह रहा है, थोड़ा सा अंतर है। फिर बात आती है किसमें? E फॉर इक्विलिब्रेशन। इसको हम, इक्विलिब्रेशन को संतुलन कहते हैं, यानी जो दुनिया में है और जो दिमाग में है वो दोनों बैलेंस में हो। इसी इक्विलिब्रेशन के अंदर सारी आफतें हैं। एक चीज होती है इसके अंदर एडेप्टेशन, और दूसरी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, यहीं पे मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार बता भी देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़े आगे समझने में, जब हम थियरी करेंगे बी पियाजे की। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, ठीक। इस संतुलन में एक तरफ होता है अडेप्टेशन और दूसरी तरफ है आपका अडेप्टेशन, और दूसरी तरफ है क्या? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। संगठन जिसको हम हिंदी में कहेंगे, ठीक। अडेप्टेशन को अनुकूलन कहेंगे। इस अडेप्टेशन में क्या चीजें हैं? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी आत्मसात करना और समायोजन करना। एकोमोडेशन यानी चेंज करना, मॉडिफाई करना, ये सब एकोमोडेशन में आते हैं। एसिमिलेशन में आपने सिंपल ऐड कर लिया एग्जिस्टिंग स्कीमा में। इन दोनों से, यानी अडेप्टेशन से और ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है? आपका स्कीमा अपडेट हो रहा है। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों चीजें आती हैं आपके स्कीमा को अपडेट करने में। स्कीमा क्या है? स्कीमा है जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है,
जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी दिमाग में आपके भरा हुआ है, स्टोरेज है आपके ब्रेन की, जैसे फोन की होती है, ठीक, तो वो हम स्कीमा कहते हैं पियाजे की थियोरी में, ठीक है, पियाजे की भाषा में। ये अपडेट कैसे होगा? अडेप्टेशन करके, यानी एसिमुलेट करेंगे, कुछ चीजों को जोड़ेंगे, कुछ को चेंज करेंगे, और जब जाकर के आपका स्कीमा अपडेट होगा। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है कि आप अपने ब्रेन में, मान लीजिए पियाजे की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, तो आपने वाइगॉस्की, पियाजे, ब्रूनर इसमें रख लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया आपने। ईवीएस का कोई टॉपिक है तो आपने इसमें रख लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन है, सूचनाओं को एक जगह पे आपने रखा हुआ है, ठीक। अब समझ में आ गई कुछ कुछ बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 वाइगॉस्की का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वाइगॉस्की के अनुसार या अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की's theory, dash is the area between the child's independent performance and the level of performance that the child could achieve with adult guidance or by working with a more knowledgeable other। इसमें हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। more knowledgeable peer यानी जो उसका कोई ऐसा साथी जो उससे ज्यादा जानता हो, इसको MKO भी कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो आपसे ज्यादा जानता हो। एज मैटर नहीं करती वाइगॉस्की के अनुसार, पियाजे के अकॉर्डिंग एज मैटर करती है, यानी स्टेजेस की और एज की उन्होंने बात की है। वाइगॉस्की ने किसी स्टेज की या एज की बात नहीं की है। अगर हम बात करें यहां कह रहे हैं अडल्ट गाइडेंस से अचीव कर सकता है या फिर किसी ज्यादा जानने वाले व्यक्ति की सहायता से, जो चीज बच्चा अकेले नहीं परफॉर्म कर सकता लेकिन अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो कर सकता है। तो इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट, मेंटल क्या कहेंगे? ZPD कहेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको हेल्प करेंगे अगर आपने थियरीज को समझा है। ZPD, Z फॉर जोन, P फॉर प्रॉक्सिमल, D फॉर डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, डी ऑप्शन 72% लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। इसको निकटस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र, प्रॉक्सिमल का मतलब है संभावना है कि यहां तक विकास हो सकता है यदि राइट लेवल ऑफ सपोर्ट मिल जाए हमें किसी की। आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये संभावना है ना, उतना आप में वो क्षमता है लेकिन किसी की मदद की जरूरत है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आप लैक करते हैं, जहां आपको दिक्कत होती है, लेकिन अगर लेट्स लर्न पे आप CDP पढ़ लें, थियरीज देख लें या कुछ और पढ़ लें तो आपको मदद मिल जाएगी। इसको ऐसे समझेंगे, देखिएगा। अगर हम बात करें, समझ लेते हैं वाइगॉस्की की पूरी थियरी को 1 मिनट में। ये है सोसाइटी, ये है कल्चर और ये है लैंग्वेज, SCL। वाइगॉस्की इनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। क्या थे वाइगॉस्की? रशियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक। तो सोशल यानी समाज को उन्होंने महत्व दिया, कल्चर यानी संस्कृति को, और लैंग्वेज यानी भाषा को। ये 3 इंपॉर्टेंट है। जैसे BPL होता है, इनका SCL है, ठीक है जी। तो इसमें जब हम देख रहे हैं, एक दायरा है कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी आप यहां खड़े हुए हैं एक व्यक्ति के रूप में, एक बच्चा है जो यहां सेंटर में है और कुछ चीजें वो खुद से कर सकता है ना। आप हो सकता है आप EVS में अच्छे हो, है ना, आप मैथ्स में अच्छे हो, खुद से आप 20, 25, 50, 75 नंबर, 80 नंबर ले आते हो, लेकिन 80 पे तो पास नहीं होता सीटेट, ठीक। तो आपको चाहिए 90+ मार्क्स, या आपका मन है कि भैया मैं तो 140 मार्क्स लेकर के आऊं, तो ये आप खुद से नहीं कर पा रहे। खुद से कुछ चीजें आप कर लेते हैं। ये जो ब्लू वाला दायरा है, इसमें बच्चा इंडिपेंडेंटली चीजें कर सकता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो वो उसको अगर गाइडेंस मिल जाए तो वो कर लेगा। पियाजे की थियरी समझ में नहीं आती थी बट आ गई समझ में, अगर यहाँ वीडियो देखा, पढ़ा, समझने की कोशिश की, क्वेश्चंस आप समझ रहे हैं, तो आप पियाजे की थियरी समझने की क्षमता आपके अंदर थी, लेकिन कोई हेल्प मिल जाए यदि तो कैन डू इफ गाइडेड, इसीलिए लोग कोचिंग लेते हैं या बाकी इस तरह की चीजें करते हैं। तो कैन डू इफ गाइडेड यानी यदि हेल्प मिल गई तो इस दायरे में वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। यानी ये दायरा था पहला सर्कल, जहां पे वो चीजें जो आप खुद से कर लेते हैं। सेकंड सर्कल है जिसमें अगर आपको हेल्प मिल जाए तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। यानी आज आप यहां खड़े हुए हैं इस सेंटर में, लेकिन आप यहां तक पहुंच सकते हैं यदि आपको मदद मिल जाए, तो हेल्प मिल जाए इस दौरान, ठीक है। ये जिस दायरे में आपकी संभावना है कि आपका विकास यहां तक संभव है, बेशक आज आप यहां खड़े हुए हैं इस डार्क ब्लू गोले में, ठीक, लेकिन आप पहुंच सकते हैं यहां तक। तो ये जो यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया है, इसमें आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, है ना। इसी हेल्प की प्रोसेस को टेम्परेरी हेल्प, ऐसा थोड़ी पेपर आपकी जगह कोई और दे आएगा, लेकिन टेम्परेरीली हेल्प कर दी, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कोई हिंट दे दिया, किसी ने कोई थियरी एक्सप्लेन कर दी। अब वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, वो कोई बुक हो सकती है, ठीक। तो ये टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। लेकिन ये हेल्प देगा कौन? इस हेल्प को जो देने वाला व्यक्ति है वो MKO कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। तो ये जो हेल्प जिसके द्वारा दी जा रही है वो मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति है, ठीक। अब ये
लेट्स लर्न के केस में मैं हो सकती हूँ, आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसको कोई थियरी अच्छे से समझ में आ गई हो, आपने उससे समझ लिया, कोई किताब हो सकती है, ठीक। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्प है, प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, व्यक्ति को स्कैफोल्डिंग नहीं कहते हैं। कई लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो जाती है कि स्कैफोल्डिंग भी हेल्प और एमकेओ भी हेल्प ही दे रहा है। एमकेओ हेल्प देने वाला व्यक्ति या टेक्नोलॉजी है, स्कैफोल्डिंग प्रक्रिया है। समझ पा रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अब इसके बाहर भी एक दायरा है तीसरा, ये थर्ड सर्कल है, कांट डू इवन इफ गाइडेड। यानी अब साइंटिस्ट तो आप नहीं बन जाएंगे, बेशक कोई गाइड भी कर दे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है वो, अब एप्टीट्यूड या उस क्षेत्र में आप कितना आगे गए हैं वो भी कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा ही ना उस चीज का। तो जो थर्ड दायरा है वो ऐसा दायरा जहां हेल्प मिल भी जाए तो भी कोई फायदा होने नहीं वाला, ठीक। तो ये आपकी रीच से ही दूर है, पहुंच से बाहर वाली बात हो गई। तो कैन डू इंडिपेंडेंटली, आपका जेडपीडी क्या है, जेडपीडी ये दायरा है जहां आप कुछ चीजें हेल्प की मदद से कर पाएंगे, संभावना है कि आपका विकास यहां तक हो जाएगा, इसीलिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी यानी संभावित विकास का क्षेत्र कह रहे हैं। तो तीन चीजें पढ़ी हमने, एक तो जेडपीडी यानी जो आप अकेले नहीं कर सकते बट किसी की सहायता से कर सकते हैं, उस दायरे को, उस जोन को जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संभावना है यहां तक विकास संभव है कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। कुछ चीजें आप खुद कर लेते हैं लेकिन आपको हेल्प चाहिए होगी इस दायरे में जहां तक विकास संभव है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं। ये जो हेल्प देगा ये कौन देगा, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता होगा, एज मैटर नहीं करती। इस हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सिंपल बात खत्म, आपको कुछ और नहीं पढ़ना। कई लोग आपके साथ जेडडी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, कुछ नहीं पढ़ना, बस जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। समझिएगा, एक बार जवाब दीजिएगा पोल में। वाइगॉस्की का ही क्वेश्चन है, वाइगॉस्की का ही क्वेश्चन है। हाँ धन्यवाद जबीश। कह रहे आप एकदम एटीट्यूड में पढ़ाते हैं, अंदाज में। अरे अब इसको अच्छा माने कि बुरा माने हैं। देखिए फोकस करते हैं पढ़ने पे, बाकी बातें छोड़ दो, समझ में आना चाहिए कुल मिला के। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की के अनुसार डैश इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है, यानी कौन सी वो चीज है जो टूल बनेगी, किसमें आपके संज्ञानात्मक विकास में एक यंत्र का काम करेगी, फाउंडेशन का काम करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, ये पियाजे के कॉन्सेप्ट्स हैं, वाइगॉस्की के नहीं। तो कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जानी चाहिए। लैंग्वेज की बात पियाजे ने की है, लैंग्वेज को एक टूल माना है, यंत्र माना है, जिसके माध्यम से आपका संज्ञान का विकास, आपकी बुद्धि का विकास, आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास संभव है। भाई हम अभी मैं और आप डिस्कस कर पा रहे हैं चीजें लैंग्वेज के माध्यम से, तो अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने तीनों चीजों को महत्व दिया। SCL, SCL क्या है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक। लैंग्वेज में इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की है जो 3 से 6 वर्ष में होती है, यानी बच्चा जब खुद से बातें करता है। उससे पहले एक सोशल स्पीच होती है, लगभग 2 साल तक की उम्र में बच्चा दुनिया में बात करना सीख जाता है, थोड़ा थोड़ा, 2 से 3 साल तक। और अगर हम बात करें, फिर आती है 6 साल के बाद वाली उम्र, जिसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं, जब आप अपने मन में ही चीजें बोल लेते हैं, बाहर बताते भी नहीं है। तो ये 3 प्रकार की भाषा वाइगॉस्की ने दी है। अब एक क्वेश्चन है कैरल ग्लिगन पर, पोल लगा दीजिए मैडम जी। अगर हम बात करें कैरल ग्लिगन की, तो कैरल ग्लिगन्स प्राइमरी क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैरल ग्लिगन क्या थी, कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कोहलबर्ग की थियरी को, जो कि उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास क्या है, सही और गलत क्या है दुनिया में, ये समझते हैं हम। नैतिक विकास के कुछ सिद्धांत है, जैसे झूठ बोलने को हम गलत मान रहे हैं, चोरी करने को हम गलत मान रहे हैं, किसी की हेल्प करने को हम सही मान रहे हैं। इस तरह से ये मॉरल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से होता है। ऐसी थियरी किसने दी, कोहलबर्ग ने दी। लेकिन कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की किसने, कैरल ग्लिगन ने, ठीक। कैरल ग्लिगन एक फीमेल थी और इनकी स्टूडेंट भी थी। ए ऑप्शन है, इज सिचुएटेड इन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि जो कैरल ग्लिगन का क्रिटिक है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में झुका हुआ है। उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी नारीवादी परिप्रेक्ष्य की बात की है, कि इन्होंने फीमेल्स के एस्पेक्ट को ध्यान में ही नहीं रखा। सारे सैंपल्स जो थे वो मेल सैंपल्स थे, है ना। जब ये थियरी बनाई गई तो जितने भी लोगों को शामिल किया गया वो मेल्स थे। तो फीमेल्स की मॉरलिटी थोड़ी केयर वाली हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, इन सब बातों को इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो जेंडर बायस थियरी भी इसको कहा जाता है, इसका क्रिटिसिज्म है। बाकी ये थियरी जो है नॉट बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड ऑन चिल्ड्रन, नहीं, बच्चों पे ही रिसर्च हुई थी, और क्या एलियंस थोड़ा ना लेके आए थे, जादू तो था भी नहीं तब कोहलबर्ग के समय में, है ना।
देखते हैं सी ऑप्शन, इज दैट हिज थियरी डज नॉट प्रपोज डिस्टिंक्ट स्टेट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, तो प्रॉपर स्टेजेस दी हुई हैं, ये हम नहीं कह सकते कि इन्होंने स्टेजेस क्लियर नहीं दी, तो ये बात भी गलत हो जाती है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। डी ऑप्शन है, हिज थियरी डज नॉट मेक लिंकेजेस इन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, यानी इनकी जो थियरी है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से कोई ध्यान नहीं देती, जबकि हम कहें तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, इसको आधार बना करके कोहलबर्ग ने थियरी दी है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा आजकल सीटेट में, चुपचाप से पढ़ाई कर लो, कोई बात नहीं कि सीटेट ने नॉर्मलाइजेशन